नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। महाकुंभ हादसे के बाद सवाल मृतकों की संख्या को लेकर भी उठ रहा है। डीआईजी वैभव कृष्ण ने घटना के एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि मृतकों की संख्या 30 है, जबकि 60 लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है। पर अब आरोप ये लग रहे हैं कि मृतकों की आधिकारिक संख्या जानबूझकर छिपाई जा रही है। इस दावे में कितना दम है, इसकी पूरी सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है, डिटेल में समझेंगे। महाकुंभ हादसे के बाद लापरवाह अधिकारियों पर चाबुक चलने की खबरें भी सामने आ रही हैं। कौन कौन से अधिकारी हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ के रडार पर हैं, इस पर भी बात करेंगे। मंगलवार रात हुए भयानक हादसे के 36 घंटे के बाद एक और बड़ी घटना कुंभ क्षेत्र में हुई है, उसको लेकर भी आपको डिटेल में बताएंगे। बात सीतापुर के उन कांग्रेस के सांसद की भी होगी जिन्हें बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस यूपी पुलिस उठा ले गई। एक महिला नेता ने रेप का आरोप उन पर लगाया है। आरोप लगाए कई दिन हो चुके हैं, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि पुलिस को जबरन उन्हें अरेस्ट करना पड़ा। एक नजर मिल्कीपुर पर भी डालेंगे, जहां अखिलेश यादव चुपके चुपके कोई खेला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ की। मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान के लिए संगम पर हुजूम उमड़ा हुआ था। इस बीच देर रात खबर यह आती है कि अचानक भगदड़ मच गई। कुछ वक्त बाद डीआईजी वैभव कृष्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और बताते हैं कि घटना में 30 लोगों की जान गई है, जबकि 60 लोग घायल हैं। डीआईजी की आधिकारिक जानकारी पर अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के सेनापति सांसद संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि 30 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। घायलों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। वो लगभग 100 से ज्यादा लोगों की भगदड़ में मौत हुई। सैकड़ों लोग गंभीर रूप से जख्मी है। एक तरह से वहाँ अराजकता फैली कि ये पूरा परिसर जो है वो मिलिट्री यानी आर्मी के हाथ में देना चाहिए, तभी यहाँ डिसिप्लिन आ जाएगा। कल जो हुआ है वो एक राजनीतिक हादसा है, उसके लिए राजनेता जिम्मेदार है और योगी सरकार और केंद्र सरकार का वीवीआईपी कल्चर जिम्मेदार है। संजय राउत के अलावा भी मीडिया की तरफ से कई स्टिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं और दावा यह किया जा रहा है कि 60 के करीब मौतें हुई हैं, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं मौत के आंकड़ों को छिपा रहा है। यहां सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सचमुच सरकार मौत पर सियासत कर रही है या फिर माजरा कुछ और है। तो इसका पहला जवाब यह हो सकता है कि जिस वक्त डीआईजी वैभव कृष्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, उस वक्त तक मौत का आंकड़ा 30 रहा हो। कुछ घायलों के जो वो बाद में भी उनको मृत घोषित किया गया है, ऐसे में आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि दोबारा आधिकारिक तौर पर आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। दूसरा जवाब इसका यह हो सकता है कि मौत का आंकड़ा ज्यादा बताकर प्रशासन कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को और ज्यादा डराना ना चाहता हो, क्योंकि कुंभ मेला अभी खत्म नहीं हुआ है। 3 फरवरी को एक और शाही स्नान होना है और उस दिन भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। तीसरा जवाब सियासी परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि सरकार मौत का आंकड़ा कम बताकर अपनी सियासी थूथू ना करवाना चाहती हो, क्योंकि अखिलेश यादव के राज में 2013 में जो कुंभ का हादसा हुआ उसमें 36 लोगों की जान गई, जिसे लेकर आज तक उनकी आलोचना होती है, अखिलेश यादव को कोसा जाता है। योगी सरकार इस आलोचना से बचने के लिए ये कर रही है। पुख्ता तौर पर इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है, पर आलोचनाओं का बाजार गर्म हुआ पड़ा है। दूसरी तरफ कुंभ हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बहुत भावुक दिखाई दिए। कैमरे पर उनकी जुबान लड़खड़ाती हुई दिखी, आंखें नम थीं। घटना पर वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि योगी इस घटना से न सिर्फ दुखी हैं बल्कि बहुत ज्यादा नाराज भी हैं। यही वजह है कि जिम्मेदार अधिकारी उनकी रडार पर आ गए हैं। ये अधिकारी कौन है और इन पर चाबुक क्यों चल सकता है, हम आपको बताते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है विजय किरण आनंद का। इन्हें मेला अधिकारी बनाया गया है। 2009 बैच के अधिकारी विजय पर मेला के आयोजन को संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। पांटून पुल बंद किया जाना, भीड़ का इकट्ठा होते चले जाना और उसके बाद भगदड़ मच जाना, इन सारी लापरवाहियों और घटना के लिए विजय किरण आनंद को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है।
दूसरा नंबर है एसएसपी मेला राजेश द्विवेदी का। 2013 में प्रमोट होकर एसएसपी बने द्विवेदी जी महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे, लेकिन ना भीड़ बढ़ने से रोक पाए, ना आने जाने का जो रास्ता है उसका इंतजाम कर पाए सही से, जिसका खामियाजा दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाकर भुगता। इसके बाद नंबर आता है प्रयागराज डिवीजन के कमिश्नर विजय विश्वास पंत का। 2004 बैच के आईएएस अधिकारी पंत के कंधों पर एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का जिम्मा था। इनकी गलती यह है कि भगदड़ की आशंका होने के बावजूद इन्होंने उससे निपटने के लिए पर्याप्त इंतजामात नहीं किए पहले से। कुंभ की अव्यवस्था का अगला जिम्मेदार सेक्टर मजिस्ट्रेट सेक्टर 3 विनय कुमार मिश्र को बताया जा रहा है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी कि संगम नोज की प्रशासनिक व्यवस्था ये संभालें, पर भीड़ बढ़ती चली गई, ना इन्हें कोई खबर लगी और ना अगर इन्हें खबर थी तो फिर इन्होंने बाकी जो अफसर थे उनको इस बात की जानकारी दी। प्रयागराज के एडीजी जोन भानु भास्कर तो महाकुंभ में लॉ एंड ऑर्डर के लिए जवाबदेह सबसे बड़े अधिकारी हैं, पर 1996 बैच के आईपीएस भास्कर साहब मौनी अमावस्या के लिए एक मजबूत और कारगर ट्रैफिक प्लान नहीं बना पाए, जिससे पूरी व्यवस्था चरमरा गई। जवाबदेही तो डीआईजी वैभव कृष्ण की भी बनती है, क्योंकि महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था तो उन्हीं की निगरानी में थी। पर 2010 बैच के आईपीएस साहब जो है वो संगम नोज पर भीड़ को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। हालांकि इन सबके अलावा भी तमाम अधिकारियों को लखनऊ से सिर्फ ये समझाकर भेजा गया था कि महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाना है, लेकिन इस हादसे ने अधिकारियों की हकीकत बयां कर दी है। हालांकि 10 करोड़ की भीड़ को दर्जन भर अधिकारी ही हैंडल कर रहे थे, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। सवाल वीवीआईपीज़ का भी है। कुंभ में लगातार वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है, ऐसे में ज्यादातर सुरक्षा व्यवस्था उधर ही डाइवर्ट हो गई है। ये भी एक वजह बताई जा रही है कि आम लोगों के रहने, खाने, नहाने की व्यवस्थाओं पर ज्यादा फोकस नहीं किया जा सका है। मंगलवार रात हुए हादसे से पहले 19 जनवरी को कुंभ मेला क्षेत्र में एक आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें 180 पंडाल जल गए थे। एक बार फिर आग लगने की जानकारी कुंभ मेला क्षेत्र से सामने आई है। सेक्टर 22 में यह आग लगी है, जहां कई पंडाल जलकर खाक हो गए। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है और आग पर भी काबू पा लिया गया है, पर लगातार होती घटनाएं व्यवस्थाओं के सच को सामने ला रही हैं। पर हमें उम्मीद है कि हादसों से अधिकारी सीख लेंगे और आगे इस तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। हालांकि आपके वादे काफी मायने रखते हैं, खासतौर पर अगर आप किसी महिला से कोई नाता जोड़ रहे हो तो फिर तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सीतापुर से कांग्रेस के सांसद हैं राकेश राठौर, उन्होंने भी एक वादा किया था एक महिला से, पर उस चक्कर में अब उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है। गुरुवार को राकेश राठौर अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी अचानक पुलिस पहुंच जाती है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। सांसद महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात पूरी कर लेने की विनती भी की, लेकिन वो भी काम नहीं आया और पुलिस उन्हें टांग कर ले गई। बहुत अच्छी जीत होगी और यह पूरा जो मैसेज आएगा मिल्कीपुर से पूरे प्रदेश और देश को एक मैसेज देने का काम होगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। हमारी संवेदना उन परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है और जो लोग अस्वस्थ हैं और जो लोग हॉस्पिटल में हैं। हम भगवान और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जो मुआवजा की रकम है वो बढ़ाई जाए और जितने भी बॉडीज हैं उनको परिवारजनों को सौंपा जाए। हालांकि ये सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हुआ। राकेश राठौर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर रखी थी, लेकिन एक दिन पहले यानी कि बुधवार को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, गैर जमानती वारंट जारी कर दिया और कहा कि सांसद तुरंत ही सरेंडर करे। ये नौबत तब आई जब राकेश राठौर पर 15 जनवरी को एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। महिला का आरोप है कि राकेश राठौर अपने वादों से मुकर रहे हैं। 4 साल तक उन्होंने शादी का झांसा देकर उनका यौन शोषण किया, बड़ा नेता बनाने की बातें की, लेकिन अब वो अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद से राकेश राठौर अंडरग्राउंड हो गए थे, पर गुरुवार को जैसे ही वो सामने आए पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। राकेश राठौर का अब क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले 8 फरवरी को मिल्कीपुर का फैसला हो जाना है। योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों की निगाहें मिल्कीपुर पर टिकी हुई हैं। दोनों के लिए यह सीट नाक का सवाल भी है। अवधेश पासी ने जब से यहां की लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है, तभी से बीजेपी सियासी बदले की आग में सुलग रही है। मौका भी है, लेकिन महाकुंभ का प्रेशर, ऊपर से जो दर्दनाक घटना हुई है, उसके बाद मिल्कीपुर पर योगी का ध्यान उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा। पर समाजवादी पार्टी लगातार अपने मिशन में लगी हुई है। इसी का एक नमूना गुरुवार को सड़कों पर देखने को मिला,
जहां पर अखिलेश यादव की धर्मपत्नी और सांसद डिंपल यादव ने 10 किलोमीटर लंबा रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ खुली गाड़ी में मछली शहर से सांसद हैं प्रिया सरोज, इकरा हसन और अवधेश प्रसाद हों, और सपा के जो प्रत्याशी हैं मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, वो भी उनके साथ मौजूद रहे। रोड शो निकालने से पहले डिंपल यादव महर्षि वामदेव तपोस्थली में पूजा अर्चना करती हुई भी दिखाई दी। डिंपल ने दावा किया कि इस बार मिल्कीपुर में सपा उम्मीदवार की भारी बहुमत से जीत होने जा रही है। साथ ही साथ महाकुंभ हादसे पर उन्होंने योगी सरकार को घेरा भी। कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुझे 2 हफ्ते का समय दिया गया है कि निचली अदालत में उपस्थित होकर विधिक तरीके से ऊपर की अदालत तक आए। आज मैं समर्पण कर रहा हूँ पुलिस के समक्ष, और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके सम्मान के तहत, अदालतों के सम्मान के तहत हम उनकी शरण में हैं। हमको पूरा भरोसा है कि ईश्वर की अदालत और कानून की अदालत में हमको न्याय मिलेगा। फिलहाल संगम के हालात तो संभल चुके हैं, लेकिन मिल्कीपुर के सियासी हालात को योगी कैसे संभालेंगे, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी बैकफुट पर थी, वहीं बीजेपी उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें जीतकर एक कदम आगे निकल गई। ऐसे में मिल्कीपुर की जीत और हार काफी मायने रखने वाली है। देखना दिलचस्प रहेगा कि महाकुंभ के प्रेशर के बीच योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के रण में हारते हैं या फिर जीतते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए।